हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जितेंद्र यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूं सेनेगन वीज़ा के लिए। सेनेगन वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है। बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल इंश्योरेंस, कवर लेटर, इन सब के बारे में, और बैंक में कितना हमारा सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और अब इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब सेनेगन वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। तो सबसे पहला जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चाहिए हमें पासपोर्ट। पासपोर्ट हमें चाहिए दोस्तों 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, और 2 पेजेस ब्लैंक। उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है हमारा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए 6 मंथ की। और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट लगेगा। सेविंग अकाउंट हो सकता है आपके पास में एक से ज़्यादा हो। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कोशिश ये करिए कि आप अपना एक ही अकाउंट जो है उसमें अपना ट्रांजैक्शंस वगैरह ज़्यादा करिए, अच्छी करिए। और क्योंकि काउंसलर्स के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके 2-2, 3-3 अकाउंट्स को वेरीफाई करते रहें। और अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपका जो है आपका करंट अकाउंट और सेविंग्स दोनों लगेंगे। साथ में आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लाइक जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह, और जो भी आपके कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो, ठीक है। और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की दोनों की स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है। और इसके लिए मैं साफ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मतलब आप सेविंग्स में या करेंट्स में, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो कोई भी इतनी ज़्यादा बड़ी कोई ट्रांजेक्शन्स ना करें स्टेटमेंट निकालने से पहले या उन 6 महीनों में, कि जिससे काउंसलर को आपके ऊपर कोई डाउट हो किसी भी तरीके से। नॉर्मल वे में जो अकाउंट आपका चल रहा है वो प्लीज़ चलने दीजिए। उसमें कोई भी बड़ी ट्रांजेक्शन ना डालें ना निकालें, ठीक है। अपनी सेविंग्स, लाइक आपका अगर क्या कहते हैं 30,000 रुपये महीने की सैलरी है आपकी, आप जॉब करते हैं, तो 30,000 में से जब भी आपका महीने का खर्चा निकाल के जो भी पैसा बचता है, मान लो आपने 20,000 रुपये खर्च कर लिए, 10,000 रुपये सेविंग बची, या 15,000 खर्च कर लिए, 15,000 सेविंग बचती है, तो उस सेविंग के अकॉर्डिंग ही आप चलिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा कोई बड़ी ट्रांजैक्शन ना दिखाएंगी, मतलब कहीं से 1 लाख आ गया, कहीं से 2 लाख आ गया। करंट अकाउंट है, बिजनेस कर रहे हैं आप, तो करंट अकाउंट में तो एक नॉर्मल सी बात है कि मतलब ट्रांजैक्शन करनी भी पड़ती है, और पैसा किसी को देना भी है, किसी को लेना भी है। वो करंट अकाउंट है, उसके लिए कोई इतना वो नहीं है। लेकिन सेविंग्स में आप मत करिए, ठीक है। तो कहना मैं यही चाहूँगा, ओवरऑल जो भी इसका पूरा इसका आंसर है वो यही है कि आप अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट्स में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन ऐसी लेन देन की ना करें जिससे काउंसलर को आपके ऊपर डाउट हो, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी आती है आईटीआर। आईटीआर आप अगर सालाना आपको 6 लाख की इनकम है, ठीक है, तो आप अपनी 6 लाख की ही बनवाएं। ऐसा ना करें कि मतलब आपका अकाउंट जो है वो बोल रहा है कि आपकी अकाउंट की स्टेटमेंट के बाद में कि भैया वो तो आपकी जो इनकम है वो 5 लाख की है, आपने उधर 6 लाख करा रखा है। ऐसा ना करें, क्योंकि आप कहोगे तो ये तो कर देंगे कि चलो भाई 1-8 लाख रुपए इधर से उधर, लेकिन वो आपको वीज़ा अप्रूवल में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो और एक चीज़ और, जब भी आपको वीज़ा एप्लीकेशन में आपसे पूछा जाता है कि आपकी इनकम क्या है, तो आप वहाँ पर अपनी ग्रॉस इनकम ना दिखाकर अपनी नेट इनकम दिखाएं, जो आपके सारे खर्चे निकालने के बाद में आपके पास में है। ग्रॉस इनकम अगर आप दिखाएंगे तो वो काउंसलर जो है ज़्यादातर जब भी उसको आपको कैलकुलेट करेंगे तो वो नेट इनकम आपकी कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस इनकम नहीं करेंगे। और आप उसमें ग्रॉस इनकम लिखेंगे तो आपका वीज़ा अप्रूवल जो है वो बहुत रेयर चांस होंगे कि वो आपको अप्रूवल दे, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप सेनेगन वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं दोस्तों एक चीज़ बोलूँगा कि जो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री पहले से है। तो अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो प्लीज़
अपने पासपोर्ट पे कोई 3 या 4 कंट्रीज के साथ में ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद आप अपना सेनेगन वीज़ा के लिए ट्राई करें। और आपको मैं ये 99.9% मैं श्योर करता हूँ कि आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाएगा अगर डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री के बाद। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन के जोर पर अगर सेनेगन वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो बहुत रेयर चांसेस हैं, किन्हीं 100 में से 1 या 2 बंदों के जो है वीज़ा अप्रूव होते होंगे फ्रेश पासपोर्ट पे, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी शेनेगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उससे पहले अपनी कोई भी 3 या 4 कंट्रीज़ के साथ में ट्रैवल हिस्ट्री बना लें जिससे आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी जो है आप कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, एक वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है और एक इसको ट्रिकी चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको सच लिखना है, कुछ भी झूठ नहीं लिखना है। मतलब सच से मेरा मतलब है कि अगर आप सपोज करो कि आप अगर इंग्लैंड जा रहे हो या शेनेगन की किसी भी इटली जा रहे हो, ठीक है, शेनेगन की कंट्री है, तो आपको अगर वहाँ मिलान भी जाना है, वेनिस भी जाना है, ठीक है, या कोई और जगह है वहाँ पर भी आपने प्लान बना रखा है, 10 दिन का आपका प्लान है, तो आप वहाँ पे 2 दिन 3 दिन के हिसाब से अपनी आइटनरी बना सकते हैं कि भाई मैं इस दिन मिलान में 3 दिन के लिए हूँ, फिर वहाँ से फिर मैं 3 दिन के बाद में मैं वेनिस चला जाऊँगा, वहाँ फिर मैं 3 दिन रुकूँगा, 2 दिन का मेरा स्टे रहेगा, आराम करूँगा या 1 दिन आराम करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ यहाँ घूमूँगा। मतलब पूरी आइटनरी एकदम सही से बनाएं और उसमें सारी चीज़ें अपनी मेंशन करें कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ, इन चीज़ों को विज़िट करने वाला हूँ और मेरी ये होटल बुकिंग है, इस होटल में मैं रुक रहा हूँ। इस तरीके से कुछ अच्छी सी ट्रैवल आइटनरी बनाएं। ऐसा ना करें कि मतलब अगर आप इटली जा रहे हैं और आपने लिख दिया कि भैया मैं तो क्या कहते हैं 10 दिन का मेरा टूर है जिसमें मैं 8 दिन मिलान रुकने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कोई भी जो ट्रैवलर है या टूरिस्ट है वो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी दूसरी कंट्री जाके 10 दिन का प्लान बनाएगा और 8 दिन उसमें से अपने एक ही जगह रुका रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ ट्रैवल आइटनरी अपनी अच्छे से बनाएं। और अगर आपको कोई ट्रैवल आइटनरी को लेकर कोई जवाब या कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा और इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद में आपका आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आप शेनेगन की कंट्री से ही नहीं, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस अपना कराना चाहिए, क्योंकि ये आप ही के लिए अच्छा है। आप सपोज कीजिए आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, और अगर कोई मिस हैपनिंग आपके साथ होती है किसी भी तरीके से, मतलब आप आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, आपको जेट लैग ही हो गया, आपको फीवर आ गया, तो क्या करेंगे आप? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको फीस वगैरह जो है बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो अगर इन चीज़ों से बचना है तो आप जो है अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करा के जाइएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आए। और इतना महंगा भी नहीं होता है, 500-800 रुपये में ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है डॉक्यूमेंट वो आता है कवर लेटर। कवर लेटर में आप ये एक तरीके का आप समझ लीजिए आपका रिज्यूमे है, आपका बायोडाटा है। आपको इसमें अपने बारे में सारी चीज़ें जो भी हैं वो कवर लेटर में लिखनी है। ठीक है, कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप कब जा रहे हैं घूमने के लिए और आप कब वापस लौटेंगे। ठीक है, अगर आप एक हैं, अकेले हैं या कोई आपके साथ में जा रहा है तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होती है। अगर आपको कवर लेटर से जुड़ी हुई भी चीज़ें कोई देखनी है या उसके बारे में भी कुछ पूछना है तो भी आप कह सकते हैं। वैसे आपको सारी चीज़ें ये जो है साथ के साथ आपके डिस्प्ले पर शो हो रही होंगी स्क्रीन में मेरी साइट पे। ठीक है, कवर लेटर भी और आपका ट्रैवल आइटनरी भी, और अगर कुछ भी चीज़ पूछनी है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा कवर लेटर हो गया, आपका ट्रैवल आइटनरी हो गई, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट हो गया, वीज़ा एप्लीकेशन जो है आपका, वीज़ा एप्लीकेशन और वीएफएस। वीज़ा एप्लीकेशन आपका जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप स्विट्ज़रलैंड का देख रहे हो या इटली का देख रहे हो तो
वो सब आपको एप्लीकेशंस ऑनलाइन मिल जाएंगी सेनेगन की जो भी कंट्री हैं आप। लेकिन एप्लीकेशन जो है उसको फिल करते समय प्लीज़ उसको बहुत केयरफुली रीड करिए, अच्छे से पढ़िए उसको, और अच्छे से पढ़ने के बाद में उसको कोई मिस्टेक ना हो इस तरीके से आप उसको फिल करिएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें हो वो ऐसी मतलब जो सच है वही उसमें फिल करें। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में और जो आप वीएफएस को जाकर डॉक्यूमेंट्स देंगे वो मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब आपने वीज़ा एप्लीकेशन में तो कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल कर दी और वीएफएस को जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो कुछ और है, तो वहाँ मिसमैच होगा तो डेफिनेटली आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ पे अगर काउंसलर को एक बार डाउट हो जाता है तो वो इतना सोचते नहीं है, वो इसको रिफ्यूज़ल कर देते हैं, ठीक है। तो और वीएफएस जो है दिल्ली के लिए तो सबको पता है, शिवाजी स्टेडियम पर वीएफएस है, तो वहाँ पर आप जाएं, ठीक है, अपनी पहले अपॉइंटमेंट बुक करें। वो सब सबमिट करने के बाद में वीएफएस से आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम 15 to 10 वर्किंग डेज में आपको जो है आपका वीज़ा, अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से प्लान करके चलते हैं तो डेफिनेटली आपको वीज़ा अप्रूव होगा और कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज वगैरह रह गई हो या कुछ आपको लगता हो जो आपको जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका जवाब दूंगा। और जो प्लीज़ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। समय समय पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और भी अलग दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको वो भी वीडियो बना के भेजता रहूँगा। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहाँ ख़त्म। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय बाय।